नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। लोकसभा चुनाव के दरमियान 2 चरण बीत जाने के बाद एक अखबार को इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, अब हम सक्षम हैं, संघ अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। इस बयान के आने के बाद जब चुनाव आगे बढ़ा और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया 4 जून को, तो जो नतीजे आए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया। बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई, 240 पर अटक गई और उसके बाद लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से नरेंद्र मोदी की सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया। तमाम मसलों पर, मणिपुर का मुद्दा हो, अनुशासन का मुद्दा हो, अहंकार का मुद्दा हो, दूसरी पार्टियों का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर मोहन भागवत बड़े बेबाक रहे। तय हुआ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। यह कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आज की कहानी आप विस्तार से समझ सकें। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर मंथन शुरू हुआ। संजय जोशी, वसुंधरा राजे के नाम चर्चाओं में आए। इसी बीच नितिन गडकरी, जो संघ के बेहद करीबी हैं, उनके तमाम बयान आए। हरियाणा की बाजी हाथ से निकल चुकी थी। हरियाणा की बाजी को जीता नहीं जा सकता था। साफ दिख रहा था कि हार हो सकती है। चुनाव का आखिरी 1 महीना बचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ के चरणों में दंडवत हो गए। जब लगा कि कमान निकल गई है, अब कैसे हरियाणा बचाया जाए, तब संघ के पास ये लोग पहुंचे। हालांकि संघ ने पहले से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि संघ को भारतीय जनता पार्टी की चिंता सताने लगी थी। लेकिन आखिरी 1 से 1.5 महीने में हरियाणा की पूरी बाजी संघ ने पलट दी और खास तौर पर वोटिंग से 1 हफ्ते पहले मोहन भागवत और उनकी पूरी सेना यानी पूरा आरएसएस इस बात में जुट गया था कि बाहर जो भी नैरेटिव चल रहा हो, हमको जमीन पर मजबूत रहना है, वोटर्स को बूथ तक लेकर जाना है और यह भी तस्दीक कर लेनी है कि वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। इसीलिए दोस्तों, यह मोदी नहीं, यह संघ की जीत है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता, गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर सबने मान लिया कि हरियाणा की जीत संघ की जीत है। संघ ने छोटी छोटी हजारों जनसभाएं करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। आप सोच कर देखिए, 10 सालों की सरकार में इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ गया, मनोहर लाल खट्टर को मंच से दूर रखना पड़ा। उसके बावजूद जब स्पार्क नहीं बना, उसके बावजूद जब करंट नहीं बना, तब पूरा मोर्चा आरएसएस ने संभाला। आरएसएस ने हरियाणा में क्या कुछ किया, आरएसएस ने कैसे एक हारी हुई बाजी पलट दी, आरएसएस ने कैसे हरियाणा में तीसरी बार सत्ता दिलवा दी, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। तमाम दावे, तमाम बातें हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी की रैलियों ने, अमित शाह की रणनीति ने काम कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। असली व्यूह रचना मोहन भागवत की थी, असली गुणा गणित गणना संघ की थी। तो संघ ने क्या कुछ किया जिसकी वजह से यह बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी नहीं, यह संघ की जीत है, उसे परत दर परत, पॉइंट दर पॉइंट समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। और उसे समझने के लिए आपके सामने कुछ आंकड़े। सवाल है कि हरियाणा में आरएसएस ने क्या किया। दरअसल आरएसएस ने घर घर पैम्फलेट पहुंचाए और लोगों का गुस्सा खुद झेला। जब आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता जो हरियाणा में काम कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश से भी गए थे, अलग अलग राज्यों से गए थे। उन्होंने बताया कि सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ी, जनता का गुस्सा झेलना पड़ा। जनता ने खूब खरी खोटी सुनाई, खूब बातें सुनाई, वो सब आरएसएस के लोगों ने सुना। आरएसएस के लोगों ने जनता का सारा गुस्सा बर्दाश्त किया। किस तरह से गुस्सा बर्दाश्त किया और पैम्फलेट में आखिर क्या था, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चुनावी पर्चे के पॉइंट्स जो जीत में अहम फैक्टर बने, अब यह समझना दोस्तों बेहद जरूरी है कि आखिर जो पैम्फलेट छपे थे, जो पैम्फलेट बांटे गए थे,
जो पैम्पलेट आरएसएस की तरफ से घर घर भिजवाए गए, आखिर उन पैम्पलेट्स में ऐसा क्या था? उन पैम्पलेट्स में ऐसा क्या लिखा गया था जिन लाइनों ने, जिन पंक्तियों ने पूरे चुनावी मिजाज को बदल दिया? यानी कि वो पैम्फलेट और वो जो चुनावी पर्चे के पॉइंट्स थे, उनको समझना दोस्तों दरअसल बेहद जरूरी है, जिनको आरएसएस की तरफ से घर घर पहुंचाया गया, घर घर बांटा गया। उन पर्चों में क्या कुछ था, क्योंकि वही वो पॉइंट थे जिन्होंने चुनाव को बहुत ज्यादा पलटा। उन पर्चों में क्या लिखा था, वो कुछ एक पर्चे की एक वानगी हमारे पास है, जिस तरीके के पर्चे वहां बांटे गए। वोट डालने से पहले विचार करिए, क्या मैं जात पात से ऊपर उठकर मतदान कर रहा हूं? क्या मैं देश, प्रदेश व जनहित को ध्यान में रखकर मतदान कर रहा हूं? क्या मेरा वोट हरियाणा के गौरव को बढ़ाने में सहायक होगा? इसके साथ साथ दोस्तों जो अहम बातें इसमें थी, क्या मेरा वोट खेल नीति बनाकर हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए जा रहा है? क्या मेरा वोट पढ़ी लिखी पंचायत बनाने के लिए जा रहा है? क्या मेरा वोट कंपटीशन की तैयारी कर बिना पैसे दिए नौकरी प्राप्त करने के लिए जा रहा है? क्या मेरा वोट सभी फसलों का समय पर भुगतान, खेत में टेल तक पानी, सभी फसलों के निर्धारित मूल्यों पर खरीद, प्रगतिशील किसान सम्मान के लिए जा रहा है? क्या मेरा वोट ना एक जिला, ना एक जाति, 36 बिरादरी अपनी साथी के लिए जा रहा है? यानी लड़ाई को जाट बनाम गैर जाट बनाने की जो पूरी भूमिका थी, पूरी स्क्रिप्ट थी, वो संघ ने तैयार की। इसके अलावा दोस्तों डोर टू डोर कैंपेनिंग, आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर गए, गली गली गए, लोगों से मिले, रात रात भर प्रवास किया। रात में 10 बजे के आसपास अगर कोई कार्यकर्ता किसी वोटर के घर के पास है तो भोजन वहीं करेगा, सुबह है तो चाय वहीं पिएगा, दोपहर है तो दोपहर का खाना वहीं खाएगा, शाम का नाश्ता वहीं करेगा। यह आरएसएस का शुरू से कार्यक्रम रहा है प्रवास को लेकर। बीजेपी के रूठे कार्यकर्ता आखिर दिनों में साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इन 10 सालों की सरकार में मनोहर लाल खट्टर से, उनकी कार्यशैली से नाराज हो गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर कार्यकर्ताओं को महीनों तक वक्त नहीं देते थे मिलने के लिए। ये नाराजगी भी थी, इस नाराजगी को संघ ने ही खत्म किया। हर किसी को बताया कि कोई सुपर सीएम नहीं, नायब ही मुखिया। आरएसएस ने यह बताने की कोशिश की कि यह जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के सुपर सीएम हैं, वो दिल्ली से बैठकर सब कुछ तय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नायब सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और फैसले वही लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई और बातें भी थी जो आरएसएस ने यहां पर जिनको तेजी के साथ बढ़ाया। पार्टी के लिए जनाधार वाले उम्मीदवार तलाशे, उम्मीदवार तलाशने का काम भी आरएसएस ने किया, जिनका मजबूत जनाधार हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी और विनिबिलिटी हो, उनको ही टिकट मिले। ऐसे प्रत्याशियों को ढूंढ ढूंढ कर लाया गया। इसी वजह से आपने देखा कि कई नेताओं के टिकट काटे गए। पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाया। पुराने कार्यकर्ता मतलब 10 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहे थे, नारे लगा रहे थे, मालाएं खरीद रहे थे, उन कार्यकर्ताओं और वो कार्यकर्ता जो पिछले 10 साल में नए जुड़े और सत्ता सुख भोग रहे थे, उनके बीच तालमेल बिठाया, दूरियां खत्म कराई। ये काम भी आरएसएस ने किया। अग्निपथ से नाराज युवाओं के बीच बिना खर्ची बिना पर्ची का स्लोगन ले आए। बिना पर्ची बिना खर्ची, यानी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार पर जो तमाम आरोप लगा करते थे कि वहां पर पर्ची यानी कि सिफारिश और खर्ची यानी कि रिश्वत, उसके आधार पर जो नौकरी मिलती थी, उसके खिलाफ भी वो स्लोगन लाए और कहा कि हम इसके साथ आपको नौकरी दिलाएंगे। नायब सिंह पारंपरिक वोटरों के बीच पहुंचे। दोस्तों नायब सिंह सैनी ने 2 काम किए संघ के कहने पर। पहला, वो नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार मिले, हर रोज मिले, और दूसरा, जो गैर जाट वोटर्स थे, जो ओबीसी वोटर्स थे, उनके बीच में जाकर, और खास तौर पर जो नए वोटर्स थे उनके बीच पर जाकर नायब सैनी ने उनसे मुलाकात की और उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। यह फैक्टर भी हरियाणा में काम कर गया, लेकिन इसके पीछे कहीं से भी बीजेपी नहीं थी, इसके पीछे संघ था। अफसरों से नाराज जमीनी कार्यकर्ताओं को नए सीएम ने मनाया। नायब सैनी को संघ ने यह निर्देश दिया कि जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनके काम रुके पड़े हैं, नहीं हो रहे हैं, उन कामों को तुरंत कराया जाए, फौरन कराया जाए, 10 दिनों के अंदर करवा दिया जाए, और बाकी जो लोग नाराज हैं अफसरों की वजह से, उनको समझाया जाए, मनाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, बातचीत की जाए। ये सारे काम नायब सैनी ने वहां पर लगातार किए। इसके साथ ही हर जिले में 150 प्रमुख कार्यकर्ता उतार दिए। आरएसएस ने अपने जो स्वयंसेवी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी एक टीम बनाकर हर जिले में
150 कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उतार दी। ये फौज वो फौज थी जो दिन रात हरियाणा की गांव गली गलियारों में, खेत चौबारों में घूम रही थी, लोगों से मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां उम्मीद के मुताबिक कम रहीं। मनोहर लाल खट्टर लगभग गायब नजर आए, तस्वीरों से भी गायब नजर आए और एक बार आरएसएस ने फिर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत पड़ती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी हमारे बिना कुछ नहीं है। यह पूरी ताकत आरएसएस ने दिखा दी है। और दोस्तों, इसीलिए यह बेहद अहम सवाल खड़ा होता है कि यह मोदी नहीं, ये संघ की जीत है। दोस्तों, इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।